कल हम लोगों ने पढ़ा था कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था खुद से बदल सकता है। तो दो स्थितियों में पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। पहली, जब तापमान बढ़े। दूसरी, जब दाब बढ़े। तो कल हम लोगों ने पढ़ा कि तापमान बढ़ने पे कैसे होता है। तापमान अगर एक बर्फ है, उसका उसको किसी बीकर में रख करके और गर्म करें तो क्या होगा, वो धीरे धीरे द्रव में पिघलना शुरू हो जाएगा। किस टेम्परेचर पिघलना शुरू होगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर 0 डिग्री उसका तापमान आएगा और पिघलने शुरू हो जाएगा। ठीक है, और वो पिघल क्या बन जाएगा, पूरा धीरे धीरे पानी में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ही द्रव में बदलेगा तापमान हम और बढ़ाएंगे। बढ़ते बढ़ते जैसे पूरा तापमान उसका कितना पहुंच जाएगा, 100 डिग्री, क्या करने का, उबलने लगेगा और कुछ कण धीरे धीरे उसमें से मुक्त होने लगेंगे। पानी कण क्या होने लगेंगे, मुक्त। वही क्या दिखेंगे हमें, भाप की तरह या जल वाष्प की तरह। कल हमने पढ़ा था ये ऊर्ध्वपातन करता है। ठोस बिना द्रव में बदले सीधे किस में बदल जाए, गैस में। ठोस द्रव बिना बदले सीधे किस में बदल जाए, गैस में। क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन। निक्षेपण क्या होता है, गैस द्रव बिना बदले सीधे किस में बदल जाए, ठोस में। आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ता है। दो स्थितियां हैं, या तापमान बढ़ाया जाए और दाब घटाया जाए, तभी क्या होगा, ठोस अवस्था से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तित होगा। या ये किया जाए कि दाब दाब को स्थिर रहने दिया जाए, तापमान बढ़ाया जाए, तब भी क्या होगा, वो धीरे धीरे घटता जाएगा। लेकिन एक और स्थिति है, अगर मैं तापमान को उतना ही रहने दूँ और दाब बढ़ाता जाऊँ। ठीक है, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है और दाब 1 ATM से बढ़ा के 2 ATM 3 ATM करता जाऊँ, तो क्या होगा, कण क्या होंगे, धीरे धीरे पास आते जाएंगे। और जितने पास कण आते हैं, हमने पढ़ा है कि जितने पास होते हैं उतनी ही उनकी अवस्था बदलती रहती है। थोड़े दूर है तो गैस रहेगा, पास ले आया द्रव हो जाएगा, और पास ले आया ठोस हो जाएगा। दाब लगाने से पदार्थ के कणों को पास लाया जा सकता है। जैसे एक सिलेंडर है, ठीक है, उसमें क्या रखा गया, गैस रखा गया, उसके ऊपर पिस्टन से दबाया जा रहा है। पिस्टन होता है जो पूरी तरह से इसको ब्लॉक कर देता है। ठीक है, सिलेंडर हो ऐसा, उसको पूरा ब्लॉक कर देगा, इसमें से हवा नहीं निकलने देगा। ठीक है, मान लो ये सिलेंडर है, इसको इधर से मैं पूरा ब्लॉक कर दिया और इसमें गैस है, इसको मैं दबा रहा हूँ ऊपर से, पिस्टन पकड़ के इसको दबा रहा हूँ। ठीक है, तो गैस है, पहले ये दबाऊंगा तो क्या होगा,
पिस्टन जैसे मिनिस्टर बल इसका तापमान निश्चित है। देखो तापमान तापमान निश्चित बदल नहीं रहा है, बदल नहीं रहा है। ठीक है, तापमान जो है ये निश्चित है, तापमान से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ना उसकी उसमें बढ़ा रहे हैं ना उसकी उसमें कम कर रहे हैं। ठीक है, बस हम कर क्या रहे हैं, दाब उस पर लगने वाला जो दाब है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। इस गैस पे हम दाब को क्या कर रहे हैं, इस पिस्टन से बढ़ा रहे हैं ऐसे करके। तो क्या हो रहा है, जो कण यहाँ पर है, पहली बात तो जो द्रव के कण है और जो गैस के कण है वो क्या करते हैं, वो घूम सकते हैं। हमने पढ़ा है ना, वो उनके पास ऊर्जा होती है, वो घूम पाते हैं। तो जो इस गैस के कण है ये तो आजाद एक बहुत ज़्यादा उसमें वो गति ऊर्जा इनके पास है। तो क्या करेंगे, ये घूम रहे हैं इधर उधर बहुत तेज़ी से। तो जो बहुत तेज़ी से घूम रहा है उनको दबाना आसान है। ठोस को क्यों नहीं दबाया जा सकता, क्योंकि वो पहले से रुके हुए और बहुत पास पास है। उनके कण इतने पास पास हैं, जैसे एक मान लो ये एक ये इतने पास पास है, इनको दबा नहीं सकते। और ये ठोस है, बहुत मजबूत है, इनको दबाना मुश्किल है। लेकिन मैं कहूँ ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो क्या करोगे, इनको दबा के पास तो लाया जा सकता है, जब तक कि ये भी ना रुक जाए, किस में ना बदल जाए, ठोस में। जब तक ये भी इनकी गति क्या ना जाए, समाप्त हो जाए, तब तक हम इसको दबा सकते हैं। इसको दबाया गया, ठीक है, ये तक किस में बदल जाए, डबल में। जितने पास आ जाएंगे कण, जितने ज़्यादा कण पास हो जाएंगे दबाएंगे तो सारे कण कहाँ आ जाएंगे, पास आ जाएंगे। ठीक है, जितने पास आ जाएंगे, अब इतने पास आ गए हैं कि क्या कर लेंगे, अपने आप को बदल लेंगे, किसमें, द्रव्य में। फिर क्या करेंगे, और दब लगाएंगे इस पर। यहाँ क्या हुआ, जब मैं इस द्रव पे और दाब लगा दिया, पहले तो गैस दाब लगाया, किसमें बदल गया, द्रव में। फिर द्रव पे भी और ज्यादा दाब लगाया तो किसमें बदल जाए, ठोस में। तो दाब परिवर्तन के कारण भी पदार्थ अपनी अवस्था बदल लेते हैं। पहला क्या था, ताप परिवर्तन के कारण तापमान बढ़ाते जाओ और दाब को ना बढ़ने दो। दाब जितना है एक एटीएम का है उसको एक एटीएम का रहने दो, एक एटीएम के दाब को रहने दो, तापमान बढ़ाते जाओ। ठीक है, तब भी क्या होगा, पदार्थ अपनी अवस्था क्या करेगा, बदल लेगा। पर अब मैं कहूँ कि मैं तापमान नहीं बढ़ाऊंगा, मैं जो दाब लग रहा है इसी को बढ़ा के देख लेता हूँ। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे वो क्या होगा, कण क्या होंगे, ठीक है, गैस के कण धीरे धीरे पास आएंगे, थोड़े पास आ गए, ठीक है, इतने पास आ गए, किस में बदल जाएंगे वो, द्रव्य में। थोड़े और प्रेशर बढ़ा दूंगा मैं, बल बढ़ा दूंगा उस पर दाब, तो क्या होगा, और पास आ जाएगा। जैसे एकदम पास आ जाएंगे किस में बदल जाएगा, ठोस में। और पास आने के बाद क्या हो जाएगा उनके साथ, उनकी गतिज ऊर्जा खो जाएगी। यहाँ पे गतिज ऊर्जा अत्यधिक, यहाँ पे क्या है, द्रव के पास गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा है। गतिज ऊर्जा
गैस के कणों से कम होती है। गैस के कणों के पास जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है और अनियमित होती है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, किधर भी जा रही है। लेकिन जो ठोस के द्रव के कणों के पास गतिज ऊर्जा होती है वो तो गैस के कणों की गतिज ऊर्जा से क्या होती है, कम होती है, पर नियमित होती है, एक ही दिशा में जा सकती है या दीवार की साइड जाएगी। जैसे दीवार की साइड मतलब जो क्लास है उसकी जो दीवार है, कोई उस दीवार से टकराएगी, कोई इस दीवार से टकराएगी, कोई अपने आप में टकराएंगे, थोड़े थोड़े चल रहे हैं वो इसलिए। लेकिन इसके जैसा नहीं, कोई हवा में है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, कोई डायरेक्शन है नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या गतिज ऊर्जा शून्य होती है। गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्यों? क्योंकि इनका बंध इतना मजबूत हो गया कि गति ये नहीं कर सकते। कण इतने पास पास आ गए हैं पार्टिकल, इसमें गति इसलिए भी नहीं होती है, पार्टिकल इतने पास पास आ जाते हैं, जगह ज़्यादा बचती ही नहीं कि वो गति कर सके। ठीक है, ये इसका है, इसको बना लो। पॉज करके लिख लो तुम इसे। इसमें एक सवाल पूछ रहा है, क्या आप लोगों ने CO2 के बारे में सुना है? इसके बारे में CO2, इसे ड्राई आइस कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, शुष्क बर्फ। क्या? शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। ठीक है, इसकी हम बात क्यों कर रहे हैं? इसे हम एक अलग तरह के प्रेशर में रखते हैं, इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। एक बॉटल में पैक करके उसका प्रेशर बढ़ा करके उस बॉटल में रखते हैं, इसे ऐसे समझिए। CO2 एक बंद करके ढक्कन में रखा गया जिसका प्रेशर ज़्यादा है, इससे इसका दाब 1 atm से ज़्यादा होता है। ठीक है, जिस डब्बे में उसको बंद करके हम रखे हैं उसका दाब क्या है, 1 atm से थोड़ा ज़्यादा है। हम करेंगे इसको, क्या करेंगे, इसे खोलने पर, जब इसे हम खोलेंगे तो क्या होगा, ढक्कन जब खोल दे तो क्या होगा, CO2, ठीक है, बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा, CO2 जैसे ढक्कन खोलेंगे इसका प्रेशर क्या होगा, इस पे लगने वाला दाब कम हो जाएगा। दाब के कारण क्या थे, इसके कारण पास पास थे, किसके कारण, उस पर लगाया गया दाब के कारण। जैसे दाब हटाऊंगा मैं, क्या हो जाएगा, कर दूर दूर हो जाएगा, सबकी गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, सबकी गति जो क्या हो जाएगी, सभी कणों की बढ़ जाएगी, तुरंत किसमें बदल जाएगा, तुरंत गैस में बदल जाएगा। ठीक है, इसको बनाओ।
एक चित्र दिया है यहाँ पर, ठीक है। इसमें दे रहा है कि संलग्न होगा तो द्रव में वाष्पीकरण होगा तो गैस में, इसको समझते हैं क्या दे रहा है। संगलन, जमना, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण और संघनन, ठीक है। और ध्रुपातन, ध्रुपातन और ठीक है। ठोस का संगलन करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, संगलन तापमान बढ़ना। अगर ठोस का तापमान बढ़ाएंगे तो किसमें बदल जाएगा, पिघल करके द्रव में बदल जाएगा। और जमने का मतलब तापमान घटना, तापमान घटना। वाष्पीकरण का भी मतलब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे तापमान यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ये भी तापमान बढ़ रहा है, ये क्या हो रहा है, तापमान घट रहा है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, निक्षेपण, निक्षेपण हम लोग कल पढ़ा था, क्या होता है, याद करो क्या होता है निक्षेपण, कल हम लोग पढ़ा था निक्षेपण में क्या होता है। और ध्रुपातन में क्या होता है, गैस सीधे किसमें बदल जाता है, ध्रुपातन यही है, उल्टा बदल जाता है। और ध्रुपातन में क्या होता है, ठोस सीधे किसमें बदल जाता है, गैस में। और निक्षेपण क्या होता है, गैस सीधे किसमें बदल जाता है, ठोस में। मतलब इसमें क्या होता है, तापमान घट जाता है, इसमें क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। निक्षेपण किस कारण से होता है, तापमान घटने के कारण से। और ऊर्ध्वपातन क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में गैस ठोस सीधे किसमें बदलता है, ठोस गैस में बदल जाता है। और निक्षेपण में क्या होता है, गैस ठोस में बदल जाता है। ये चार्ट याद कर लेना। संगलन से द्रव में बदल जाएगा ठोस, और जमाएंगे द्रव को तो ठोस में बदल जाएगा, और द्रव का वाष्पीकरण करेंगे तो गैस में बदल जाएगा, संघनन करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा। और ठोस का ऊर्ध्वपातन होता है तो गैस में बदल जाता है, गैस का निक्षेपण होता है तो ठोस में बदल जाता है। क्या कहता है, संगलन में ठोस किस में बदल जाता है, द्रव में। वाष्पीकरण में द्रव किस में बदल जाता है, गैस में। और ऊर्ध्वपातन में ठोस द्रव में बदल जाता है, निक्षेपण में गैस ठोस में बदल जाता है, और संघनन में गैस द्रव में बदल जाता है। ये पूरा याद करो तो बढ़िया है। इसको बना लो, याद करने का आसान तरीका है। फिर क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन सी क्रियाएं होती है, चार्ट है ये। कुछ सवाल दे रहे हैं इसमें, देखो पहला दे रहा है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। केल्विन में दिया और सेल्सियस में बदलने के लिए दिया है। पहला है 300 डिग्री केल्विन, इसका सूत्र होता है केल्विन बराबर 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस।
कितना होता है डिग्री सेल्सियस। हमें किस में पूछवा रहा है सेल्सियस में बदलवाना है। तो सेल्सियस के लिए क्या हो जाएगा ये निकालने के लिए कह रहा है। केल्विन दिया कितना दिया 300 केल्विन। केल्विन दिया कितना दिया 300। जो केल्विन लिखा रहेगा उसे हम केल्विन निकालेंगे। तो 300 दिया है 273 हमें पहले से पता होता है कि फार्मूला होता है केल्विन केल्विन प्लस डिग्री सेल्सियस। इतना समझ में आया। 300 कहाँ रखा हूँ केल्विन दिया। अगर तापमान में बदलने के लिए कहेगा केल्विन देगा तो ये जो के वाला फार्मूला है जहाँ के लिखा है ये बस यहीं पर रखेंगे। ये इसका मान दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस का और इसमें जब रख लेंगे 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस बस नोटेशन है, ये चिन्ह है, इसका कुछ मतलब नहीं है, बस सेल्सियस को दिखाने का तरीका है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो डिग्री में डिग्री को ऐसे दिखाया जाता है, डिग्री ऊपर लगा करके। ठीक है। सी के ऊपर डिग्री लगा देते हैं या 50 के ऊपर डिग्री लगा देते हैं, पता चलता है तापमान है। बस तापमान को दिखाने का तरीका है। इसको इधर ले जाओ बराबर की तरह से क्या हो जाएगा 300 माइनस 300 के माइनस 273.15 बराबर सी। इसको जो माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस करो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 4 बचेगा, 9 में जाएगा 6 और ये 29 में से 7 जाएगा। ठीक है। कितना आएगा यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे आएगा 9। कितना आएगा 26.95। ठीक है डिग्री सेल्सियस लगभग 27 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। दूसरा सवाल दूसरा क्या लेना दूसरा दे रहा है 573 केल्विन 573 केल्विन। फार्मूला क्या है के बराबर 273। ये 10.15 को हम हटा भी सकता है। ठीक है। बहुत कम है तो उसको हम ना भी लिखा तो चलेगा, बस इतना ही लिखे, ये 10 को ना लिखे तब भी चलेगा। जैसे कहने मन हो गया 273.15 केल्विन को मैं 273 केल्विन भी लिख सकता हूँ। ठीक है। एक पास में केल्विन लिख सकता हूँ, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। ये जो 10 कर रहे थे ये नहीं करना पड़ेगा। प्लस सेल्सियस, हमें सेल्सियस निकालना है इसमें भी। ठीक है। क्या करेंगे सेल्सियस में बदलना है, इसको बदलना है तो 573 दे दिया केल्विन यहाँ पे, तो 573 के बराबर 273 के प्लस डिग्री सेल्सियस। इसको इधर ले जाओ, एक बराबर की तरह आएगा तो प्लस तो माइनस हो जाएगा। 273 के बराबर माइनस 273 के 573 के माइनस 273 प्लस 0 डिग्री सेल्सियस कितना मिलेगा ये माइनस 30 मिलेगा। केल्विन से केल्विन कट गया और ये नंबर कट गया, कितना बचा बराबर डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 डिग्री सेल्सियस से कितना है 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। क्या किए इसमें 573 दिया था। ठीक है। केल्विन बराबर होता है 273 के प्लस डिग्री सेल्सियस। क्या होता है 273 के प्लस डिग्री सेल्सियस। क्या करेंगे के जगह 573 रख देंगे और इधर से 273 को इधर ले आएंगे इक्वल के बराबर, इस साइड ले आएंगे तो माइनस बदल जाएगा। तो 573 में से 273 घटाएंगे 300 बचता है। डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा 300। दूसरा सवाल पूछ रहा है निम्नलिखित ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठीक है। पूछ रहा है, इसको लिख लो फिर दूसरा लगा दो।
दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है कि जल की भौतिक अवस्था क्या होगी कब? जब टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर कितना हो 250 डिग्री सेल्सियस, तो जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो जल भाप बन चुका है। क्या होगी? भाप। 250 डिग्री पे क्या होगा? भाप। दूसरा दे रहा है 100 डिग्री सेल्सियस, इस पर क्या होगा? भाप धन भाप और पानी दोनों होंगे। क्यों? यहाँ पर भाप और पानी क्यों होंगे? 100 डिग्री पे वही वाला कुछ ही पाठ्यक्रम देखते हैं, पूरा पानी खत्म नहीं होता है 100 डिग्री तापमान अगर करते हैं तो धीरे धीरे उबलता है। 100 डिग्री पे सबका कण 100 डिग्री जब पहुंच जाता है तब वो क्या करते हैं? भाप बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन सब एक बार में नहीं बन जाता, भाप भी रहता है और पानी भी रहता है एक साथ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप की जो गुप्त उष्मा होती है, गुप्त उष्मा, गुप्त उष्मा आएगी, गुप्त उष्मा है जो पानी के कणों में छुपी हुई उष्मा होती है, उसे क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। वो कैसे बढ़ती है? जैसे ही हम इसको गर्म करेंगे वो बढ़ जाती है। छुपी हुई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। कणों में छुपी हुई उष्मा को गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है। भाप के पास गुप्त उष्मा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्यों? उसका उसका बंध क्या है? टूट चुका है, वो आज़ाद हो चुका है पानी से। अब वो क्या कर सकता है? कहीं भी जा सकता है। और जा क्यों पा रहा है? क्योंकि उसके पास एक उष्मा, एक तरह की वही उष्मा उसको पानी के कणों से ज़्यादा ऊर्जा देती है। ठीक है, वही ऊर्जा है, उसी को हम क्या कहते हैं? उष्मा, गुप्त उष्मा। अगर एक कण मान लो ये कण आज़ाद है 100 डिग्री तापमान, ठीक है, ये आज़ाद हुआ तो ये जो कण यहाँ पे उड़ रहा है, निकल के जा रहा है भाप बन के, उसकी गुप्त उष्मा, और ये जो कण बगल में इसका, ये इसकी गुप्त उष्मा में अंतर होगा। ये भी जब आज़ाद होगा तो क्या होगा? इसकी गुप्त उष्मा बढ़ जाएगी। जब तक आज़ाद नहीं हुआ है, टेम्परेचर भले 100 डिग्री पहुंच गया है, लेकिन अभी भी अगर वो बंधा हुआ है तो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? उसकी गुप्त उष्मा नहीं मिली रहेगी उसे। जैसे ही आज़ाद होगा, टूटने पर एक ऊर्जा मिलती है, ठीक है, अपने से बंध से तोड़ने पे एक ऊर्जा मिलती है, उसी ऊर्जा क्या कहते हैं? गुप्त उष्मा कहते हैं। तो 100 डिग्री पे क्या होगा? भाप भी होगा और पानी भी होगा। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? क्योंकि दाब बढ़ रहा है। तीसरा सवाल है कि अगर तापमान स्थिर है फिर भी अवस्था बदल रही है, तो अभी हम पीछे पड़ क्या है ना, दाब, अगर दाब बढ़ाता जाऊं तो तापमान क्या होगा? नहीं बदलेगा और अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ठीक है, द्रव से गैस, गैस से द्रव, फिर ठोस, उल्टा भी हो जाएगा। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तन करने के लिए कोई विधि सुझाइए। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में, वही बल लगा के, दाब वाला, ठीक है, दाब परिवर्तन से, पिस्टन से। वायुमंडलीय गैसों को द्रव में बदलने के लिए हम संघनन की करते हैं। इसमें जवाब लिखने का चौथे में संघनन, संघनन चौथे का जवाब, ठीक है, ये लिख लो। आगे पढ़ते हैं वाष्पीकरण। हेडिंग है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या होता है? इसमें दे रहा है पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव उष्मा देना या दाब बढ़ाना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में क्या जरूरी है? हम दो पीछे पड़ के आए ना, ताप बढ़ा दो या दाब बढ़ा दो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उसकी अवस्था बदल जाएगी। क्या कोई और भी तरीका है? तो वही वाष्पीकरण पढ़ेंगे। क्या अपने दैनिक जीवन में आपने ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक, क्वथनांक का मतलब जहाँ पर पानी उबलने शुरू हो जाता है, और गलनांक का मतलब जहाँ से गलने शुरू हो जाता है। बर्फ कहाँ से गलने शुरू होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, उसे क्या कहते हैं? गलनांक। और पानी जहाँ से उबलने शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? क्वथनांक। ठीक है, कहाँ शुरू होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से। क्या अपने दैनिक जीवन में क्वथनांक अवस्था में बदल से जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल को अगर खुला छोड़ दो वो धीरे धीरे परिवर्तित हो जाएगा और वो क्वथनांक तक पहुंचेगा भी नहीं।
ठीक है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? हम जानते हैं कि पदार्थ कण हमेशा गतिशील होते हैं, कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कण में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंश में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे को आकर्षण बल से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्या है? क्वथनांक क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। मतलब ये है कि कपड़े को अगर धुल के, ठीक है, बाहर धूप में फैला दो तो जो पानी के कण क्या होंगे? जब मैं कपड़े को धुलूंगा तो उसमें पानी के कण जाएंगे। कपड़ा क्या है? एक अलग तरह का पदार्थ है। पानी क्या है? अलग तरह का पदार्थ है। तो दो पदार्थों को जब हम मिलाते हैं तो क्या होता है? उनके खाली स्थान में दूसरा पदार्थ क्या करता है? चला जाता है। जैसे ये कपड़ा है, ठीक है, मान लो कपड़ा है कोई क्या है? कपड़ा है। अब इसमें अगर मैं इसे पानी में भिगो दूं तो क्या होगा? पानी जो खाली स्थान है इसके, इनमें क्या करेगा? आ जाएगा। ठीक है, पानी कहाँ जाएगा? खाली स्थान में आ जाएगा। तो पानी कहाँ गया? कपड़े खाली स्थान में। अब क्या होगा? अब मैं इसे धूप में फैला दूँ, इसे कुछ करना नहीं है, धूप में ले जाकर फैला देना है। तो ये देखो, ये पानी की बूंदे हैं जो मतलब कण है वो दूर दूर है। कहाँ हो गए? जैसे कपड़े में खाली स्थान में चले गए हैं तो पहले तो पास पास थे। जैसे कपड़े में गए, एक बूंद यहाँ पर, एक बूंद यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, दूरी बढ़ गई, मतलब उनके बीच का बल कम हो गया। जैसे थोड़ी सी भी ऊर्जा पाएंगे तो क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। या अगर ऊर्जा ना भी हो, हवा तेज चल रही है, क्या हो? हवा तेज चल रही तो क्या होंगे? हवा क्या करेगा? उसे उड़ा ले जाएगा। इतने हल्के हो गए हैं, वो दूर दूर हो गए हैं, हवा क्या करेगा? उन्हें उड़ा ले जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या करते हैं? वाष्पीकरण। चाहे हवा उड़ा ले जाए या हल्का सा भी तापमान, क्वथनांक तक नहीं जाना चाहिए। 100 डिग्री तापमान की जरूरत नहीं है। ठीक है, 100 डिग्री कपड़ा जल जाएगा, 100 डिग्री तापमान पे कपड़ा भी जल जाएगा। लेकिन ये हम क्या करेंगे? उतनी सूरज से 100 डिग्री तापमान नहीं बनेगा थोड़ी देर में, तो दूर दूर रहेंगे, थोड़ा सा भी तापमान मिलेगा, क्या करेंगे? उड़ जाएंगे। या हवा भी चलेगा, इतने हल्के हो चुके हैं कि वो उड़ जाएंगे। तो ये कह रहा है कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। करण को प्रभावित करने वाले कारक। किन किन कारणों से वाष्पीकरण हो सकता है? पहला दे रहा है सतह क्षेत्र बढ़ने से। जैसे कपड़े कम पड़े हैं, कपड़ा क्या होता है? सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। पानी पहले थोड़ी जगह में था, कपड़े में जैसे मिलाया उसको, क्या हो गया? वो फैल गया। पानी फैल गया तो क्या होगा? उसका बंध कमजोर हो गया। ठीक है, तो क्या हो सकता है? वो अब आराम से थोड़ी सी भी ऊर्जा से मुक्त हो सकता है। सतह क्षेत्र बढ़ने से।
ठीक है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है तथा सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक है, अगर मैं कपड़े को हल्का सा भिगोऊं, हल्का सा ही, और उसे फिर से ऐसे निचोड़ दूं और फिर डाल दूं धूप में, तो पहले मैंने उसका भिगोया था, पानी का क्षेत्र और बढ़ गया, निचोड़ दिया, जो और भी पानी उसके पास थे ज़्यादा उनको भी निकाल दिया। अब मैं धूप में डालूंगा तो जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया, सतह क्षेत्र और बढ़ गया, कोई एक बूंद यहाँ, कोई एक यहाँ, कोई एक यहाँ, क्योंकि निचोड़ दिया था। पहले सब पास पास में थे तो उसमें से कुछ निचोड़ के बाहर पहले ही निकाल दिया। मैं बल लगा के कुछ क्या किया, दाब लगा के बाहर निकाल दिया। अब क्या है, हवा चले, धूप हो ना भी हो, तभी हो, धीरे धीरे क्या करेगा, निकल जाएगा। दूसरा क्या है, तापमान में वृद्धि। अगर तापमान बढ़ जाए, मान लो हवा नहीं चल रही है, मैं बाहर रख दूँ, तापमान बढ़ा दूँ, तभी क्या होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तापमान में तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। जैसे तापमान अगर धूप बढ़ रही है, पहले सुबह सुबह डालो कपड़े को तो उतना जल्दी नहीं सूखेगा, दोपहर में डालो 1 घंटे में सूख जाएगा। क्यों? दोपहर में तापमान ज़्यादा सीधे आता है, धूप तो बहुत ज़्यादा होती है गर्मी, तो तापमान बढ़ा हुआ है। जैसे ही तापमान बढ़ा हुआ है, क्या होगा, धूप क्या करेगी, उस पर जैसे ही कण पे गिरेगी, उसको क्या करेगी, गतिज ऊर्जा देगी। ठीक है, उष्मा मिलेगी, उष्मा से तो गतिज ऊर्जा बढ़ती है उष्मा से। जैसे जैसे उसको उष्मा मिलेगी, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, और एक समय बाद वो क्या करेगा, छोड़ के चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो आज़ाद हो गया, उसका पेट भर चुका है। ठीक है, उसको इतनी ऊर्जा मिल गई है कि अब उसे किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है, गुलामी करने की जरूरत नहीं, वो आज़ाद हो चुका है, अब वो उड़ सकता है। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। अगला कार्य है आर्द्रता की कमी। आर्द्रता का मतलब नमी, 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 आर्द्रता में कमी। पहले ये समझ लो आर्द्रता होती क्या है। आर्द्रता का मतलब जब कभी ठंडी में हवाएं चले या गर्मी में कहीं और बरसात हुई होती है, ठीक है, बारिश दिनों में, और हवा चलती है, कहीं दूर बरसात हुई है, हमारे एरिया में नहीं है, फिर भी हवा चल रही है, तो हमें हवा ठंडी ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो तापमान बारिश होने से कम हुआ है। ठीक है, बारिश हुई है तो तापमान वहाँ कम हुआ है। वहाँ से अगर हवा होकर आएगी तो क्या करेगी, अपने साथ पानी के कणों को, जो बहुत हल्के हल्के, उनको लेकर आएगी। क्या करेगी, उनको अपने साथ लेकर आएगी। जब उनको अपने साथ ले आएगी तो जिस क्षेत्र में बारिश नहीं हो, उस क्षेत्र में भी वो कण आएंगे, वो तो पानी के कण छोटे छोटे, वो तो ठंडे हैं। तो अगर वो आएंगे और तुमको छू के ऐसे जाएंगे या तुम्हारे आसपास रहेंगे, तुम्हें नमी लगेगी। उस नमी को हम क्या कहते हैं, आर्द्रता। ठंडी लगेगी हल्की हल्की, तो उसको क्या कहते हैं, आर्द्रता। अगर ये आर्द्रता कम हो तो वाष्पीकरण जल्दी होगा। अगर आर्द्रता ज़्यादा हो, मतलब नमी ज़्यादा हो, तो क्या होगा, वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। मतलब देखो, बरसात के दिनों कपड़े नहीं अच्छे से सूखते हैं, गर्मी में बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडी में नहीं जल्दी सूखते, आर्द्रता ज़्यादा होती है, नमी ज़्यादा होती है। तो ये हवा आएंगे और वो कपड़े को सूखने नहीं देंगे, तो आर्द्रता की कमी से क्या होता है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। एक और कारण है वायु की गति में वृद्धि। हवा तेज बहने लगे। जैसे एक कपड़े को ऐसे बाहर तुम लगा दो, भीगा हुआ है,
और बहुत तेज हवा चल रही है, धूप ना हो फिर भी हवा बहुत तेज चल रही है, हवा के पास इतनी ऊर्जा है, ठीक है, वो अपने साथ क्या करेगा, पानी के कण को उड़ा के ले जाएगा। चौथा क्या है, वायु की गति में वृद्धि। से वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो वाष्पीकरण किन किन चीजों पर निर्भर करता है, सतह क्षेत्र बढ़ने पर, तापमान बढ़ने पर, आर्द्रता में कमी और वायु की गति में वृद्धि। सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो पानी कण दूर दूर हो जाएंगे, थोड़ी सी भी उस पर धूप पड़ेगी वो क्या हो जाएंगे, क्वथनांक में बिना पहुंचे ही वो भाप में बदल जाएंगे। तापमान अगर बढ़ जाए, तापमान बढ़ेगा, ठीक है, पहले ही पानी दूर दूर है, तापमान जितनी तेज बढ़ेगा उतना तेज वो भाप में बदलते जाएंगे। आर्द्रता, नमी, जो ठंड का मौसम होता है या ठंड लगती है जिसमें अगर वो कम हो तो ये बहुत जल्दी होता है, अगर वो हो तो नहीं होगा। वायु की गति में वृद्धि, अगर हवा तेज चल रही हो तो क्या करेगा, अपने साथ पानी के कणों को दूर ले जाएगा उड़ा के। अगली हेडिंग है, पूछ रहा है वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, कह रहा है वाष्पीकरण के कारण हम शीतलता कैसे पाते हैं, मतलब वाष्पीकरण हो रहा है फिर भी हमें ठंडी महसूस हो रही है, कैसे। जैसे ठंडी के दिन तुम लोग देखे होंगे, यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा है उसको भी देख लेते हैं। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता है। देखो क्या होता है कि जब हम खुले में जंगले पे अगर हम कोई ऐसा पर्दा लगा दें, ठीक है, उसमें पानी फेंक दें और गर्मी का दिन है और हवा चल रही है, तो क्या करेगा वो, अभी पड़ के आए ना, वायु क्या करता है, अपने साथ कणों को उड़ा के ले जाता है। अगर हम उस पर पानी फेंक दें या भिगो के पर्दा लगा दें तो क्या करेगा, उसके कण जो होंगे हवा के साथ उड़ के अंदर आएंगे, क्या करेंगे, हवा जब तेज चलेगी तो उससे गुजरेगी जंगले से और पर्दे से भी गुजरेगी, तो पर्दे से जब गुजरेगी तो क्या करेगा, उसके छोटे छोटे कण जिनकी ऊर्जा कम है वो क्या करेंगे, उनको उड़ा के लाएगी। जब उड़ा के ले आएगी तो वैसे ही काम करेगा जैसे ठंड बरसात के दिनों में कहीं और बारिश हुई हो और कहीं और ठंडी लगती है, इस टाइप से काम करेगा वो। तो क्या करेगा, कमरे में हल्की हल्की शीतलता आएगी, ठीक है, पानी के कण क्या कर रहे हैं उसके साथ उड़ उड़ के आ रहे हैं, ठीक है, और आएंगे तो उनको छुएंगे तो क्या करेगा, वो ठंड महसूस होगी, ठंडी ठंडी हवा लगेगी। ऐसे पूछ रहा है गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। गर्मियों में हमें सूती कपड़े इसलिए पहनने चाहिए, वो क्या करता है, पसीने को सोख लेता है, और पसीना जब सोख लेता है तो पसीने को सोखने के बाद सूती कपड़ा क्या करता है, सूती कपड़े में से पसीना का वाष्पीकरण बहुत आसानी से हो जाता है। पहले तो पसीने को जल्दी सोख लेगा और उसके ऊपर से वो तुरंत का तुरंत बहुत जल्दी वाष्पीकृत होता है, क्योंकि वो दूर 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 जैसे सोखा रहता है और इस पर धूप बड़े आराम से लगती है, तुरंत उसको क्या करता है, छोड़ देता है, बड़े आज़ाद रखता है पानी को। इसलिए उससे क्या करते हैं, सूती कपड़ों से हम इसलिए गर्मी ज़्यादा पहनते हैं, और क्योंकि वाष्पीकरण उससे आसानी से हो जाता है। बर्फ से भरे जल गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं।
हाँ ये अच्छा है। ये गिलास है जिसमें बर्फ रखी हुई है, ठीक है। तो ये बर्फ क्या करेगा, ये गिलास की जो बर्फ है इसको क्या करेगा, ठंडा कर देगा, तापमान घटाएगा। मान लो बाहर का तापमान है 35 डिग्री, ठीक है, इसका तापमान है 0 डिग्री। भाई बर्फ है तो तापमान 0 डिग्री होगा ही। और वो क्या करेगा, इस ग्लास की जो परत है इसका भी तापमान क्या कर देगा, 0 डिग्री कर देगा। कितना कर देगा भाई, उसे लगा हुआ है तो उसको क्या कर देगा, 0 डिग्री कर देगा। अब 0 डिग्री जब क्या करेगा, इसके अगल बगल की जो हवाएं हैं, वायु है इसके अगल बगल, ठीक है, इसके अगल बगल मौजूद जो वायु है उसमें क्या क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, ये सब है। हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अगर तापमान घटेगा तो क्या करेगा, गैस किस में बदलने लगेगा, द्रव में, द्रव किस में बदलने लगेगा, ठोस में। तापमान घटने से अवस्था परिवर्तन होता है। तो ये क्या करेंगे, ये क्या, इनमें क्या हो रहा है, इनके पास का भी तापमान घटने लगेगा, ये क्या करेगा, अपने पास सप्लाई से ठंडा करेगा, ठंडा हुआ है तो और भी दूर तक फैलेगा, होता है ना, ये फैलेगा। इसके संपर्क में जितनी हवाएं आएंगी, गिलास के संपर्क में जितनी हवाएं आएंगी, ठीक है, जितनी हवाएं आएंगी वो क्या करेगा, उनको, उनका क्या करेगा, तापमान घटा देगा। तो तापमान घटने के कारण कहाँ आ जाएंगे, वो पास पास आ जाएंगे। जैसे तापमान घट गया, यहाँ पे हवा थी, यहाँ पे हवा थी, ये क्या करेंगे, पास पास आएंगे और बंद बन जाएंगे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, बंद। तो जल की बूंदें क्या करेंगी, इस सतह पर वो इकट्ठा होने लगेगी, ठीक है, सतह पर क्या करेंगे, इकट्ठा होने लगेगी। बाहर की ही हवाओं को क्या कर रहा है, वो पानी में बदल रहा है। तो वो बाहर की हवाएं होती हैं जो तापमान घटने के कारण गिलास पर, बर्फ रखी गिलास पर क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं पानी की बूंदों की तरफ। ऐसे ही मटके के साथ होता है, मटके में पानी रख दो, उसके बाहर छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती है, यही काम होता है वहाँ पे। फिर कुछ प्रश्न दिए हैं यहाँ पे, उनको पढ़ लेते हैं। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है, गर्म शुष्क दिनों में, ठीक है, जब गर्मी के दिन ज़्यादा होता है तो कूलर ठंडा क्यों करता है। भाई बाहर का तापमान ज़्यादा है, ठीक है, हम कूलर चलाएंगे तो क्या करेगा, पानी की बूंदों को हल्का हल्का ले आएगा हवा के साथ, तो हमें नमी लगेगी। गर्मी बाहर ज़्यादा होने के कारण वो हमें ठंडा महसूस होता है। गर्मियों में घड़े पर का जल ठंडा क्यों हो जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, उसमें से हवा को बाहर निकाल देता है। जैसे पानी को हम रखेंगे, ठीक है, तो उसमें से क्या करेगा, छोटी छोटी बूंदों को धीरे 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 बाहर निकालेगा, वाष्पीकरण करेगा। और वाष्पीकरण होने के कारण क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट में दूध या चाय क्यों जल्दी, क्योंकि स्थान उनका बड़ा हो जाता है। कप में अगर दूध रखा है या चाय रखा है तो क्या होगा, उनका स्थान छोटा होगा, सब एक के ऊपर एक रहेंगे। जैसे मैं प्लेट में रखूंगा तो फैल जाएंगे और कम हो जाएंगे। फैलते ही क्या होगा, स्थान बड़ा हो जाएगा और क्षेत्र बड़ा हो जाएगा, तो उस पर अगल बगल के वातावरण का असर ज़्यादा होगा, वो वाष्पीकरण जल्दी होगा, ठंडा हो जाएगा। गर्मी में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। क्यों, क्योंकि वो पसीने को सोख कर जल्दी वाष्पीकरण कर देता है। अब अभ्यास कर लेते हैं। इसमें दिया हुआ जो अभ्यास में प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में बदलिए। 300 केल्विन, 573, ये दोनों हम कर चुके हैं, वही उदाहरण में दे दिया है। निम्नलिखित तापमान, दूसरा वाला है, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। किसमें, केल्विन, ये कर लेते हैं। पहले प्रश्न में सेल्सियस में बदलना है, 300 केल्विन है और 573 केल्विन है, बदल चुके हैं, अभी पीछे की क्लास में बदले हैं। कितना आ जाएगा ये, 27 डिग्री सेल्सियस। ये कितना आ जाएगा, 300 डिग्री सेल्सियस आंसर। दूसरा दे रहा है
केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस। कैसे बदलते हैं? केल्विन बराबर 273 डिग्री केल्विन, डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस की जगह 25 डिग्री रखेंगे, सेल्सियस बराबर क्या है, कितना आ जाएगा 273 प्लस 25 कितना आ जाएगा, सब केल्विन में हो गए, कितना जाएगा 298, ठीक है। केल्विन केल्विन और कितना जाएगा 298, क्या किया बस 25 इसमें जोड़ दिया। दूसरा क्या दे रहा है, 373 डिग्री सेल्सियस, केल्विन बराबर थर्मल होगा 273 डिग्री प्लस सेल्सियस, क्या आ जाएगा के बराबर 273 प्लस 373, ठीक है। ऐड कर दो 6 14 1 6, कितना आएगा 646, ठीक है। जोड़ के देख लेंगे 2 7 3 3 7 3 3 3 6 14 1 3 4 5 6, कितना आ गया, तो आंसर आ गया। क्या किया हम इसके फार्मूले में बस 373 रख दिया और 273 373 को जोड़ देंगे तो 673 मिल जाएगा, ये केल्विन में बदल जाएगा, ठीक है। सेल्सियस वाला अभी पीछे लगाए थे, ये दिखा देता हूँ कि बराबर 273 प्लस 3, एक ही फार्मूला है, दोनों निकालेंगे, दोनों बदल जाएंगे, जो मान दिया उसको अब केल्विन दिया है, यहाँ के लिखा है तो केल्विन दिया है, सी लिखा है तो सेल्सियस दिया है। 573 बराबर 273 प्लस सी, इसको इधर ले जाऊंगा माइनस हो जाएगा, 573 माइनस 273 प्लस बराबर सी, कितना हो जाएगा 300 डिग्री, ठीक है। चलिए ऐसे इसको कर लेंगे। दूसरा आगे क्या दे रहा है, आगे बोल रहा है कि नैप्थेलिन को रखा रहने देने पे समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है। मतलब नैप्थेलिन है, इतना बड़ा टुकड़ा नैप्थेलिन होता है, अगर उसको मैं ऐसे ही रख दूँ तो कुछ समय बाद वो क्या करेगा, अपने आप गायब हो जाएगा, तुम्हें दिखेगा नहीं। जैसे कोई तुम किसी को, तुम्हें कोई नैप्थेलिन दे दे, तुम उसे रख लो और वो गायब हो जाएगा, तुम दोबारा उसे दे नहीं पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एक अलग तरह के तापमान और दाब पर रखा जाता है, ठीक है। लैब में या किसी बॉटल में रखा जाता है जिसका दाब और ताप बदल दिया जाता है। जब उसे मैं ऐसे किसी खुले स्थान पर रख दूंगा तो क्या करेगा, धीरे धीरे वाष्पीकरण होने लगेगा उसका, ठीक, तो वो फिर हमें मिलेगा नहीं, इसी कारण से। अगला क्या है, हमें इत्र कम दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है, क्योंकि उसके कण क्या है, गतिशील है। इत्र के कण क्या है, जब ऐसे करते हैं तो गतिशील हो जाते हैं, ठीक है। इत्र निकालते हैं ना वो परफ्यूम वाले में से, तो उसको जब निकालते हैं तो वो गतिशील हो जाते हैं, निकलने के बाद वेग होता है उनके पास, तो हवा में घूम सकते हैं, तो हमारे नाक तक भी आते हैं, इसलिए हम सुन पाते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में उनका चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते आकर्षण के अनुसार जल, चीनी, ऑक्सीजन, पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा आकर्षण किसमें है, जल में, चीनी में या ऑक्सीजन, मतलब H2O, जल में, चीनी में और ऑक्सीजन। तो सबसे ज्यादा होता है चीनी में, क्योंकि चीनी ठोस है इसलिए चीनी के कणों के बीच आकर्षण ज्यादा होता है। फिर उसके बाद होता है जल में, फिर उसके बाद होता है ऑक्सीजन, जो ठोस, द्रव और गैस। हमने पढ़ा पीछे सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। अगला सवाल पूछ रहा है, निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी। 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव्य रहेगा, 0 डिग्री पर बर्फ रहेगा और 100 डिग्री पर भाप में बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। 25 पे द्रव रहेगा, 0 पे बर्फ रहेगा और 100 पे गैस में बदल जाएगा। पूछ रहा है, पुष्टि हेतु कारण दे, जल कमरे के ताप पर द्रव है। जल क्या है, कमरे के ताप पर क्या है, द्रव है। जल इसलिए कमरे के ताप पर द्रव है क्योंकि उसके कणों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ रही। क्या हो रहा है, गतिज ऊर्जा में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस है
क्यों? क्योंकि उसके कणों के बीच की जो बंध है वो नहीं बदल रहा है, उनका आकार नहीं बदल रहा है। कह रहा 273 केल्विन में बर्फ को ठंडा करने तथा जल को इसी ताप पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? कह रहा बर्फ को ठंडा करने और जल को इसी ताप पर। देखो जब हम बर्फ, पानी क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है किसकी तुलना में? बर्फ की तुलना में। तो जैसे जैसे हम उसको ठंडा करेंगे उसकी शीतलता ज़्यादा बढ़ेगी, बल्कि बजाय कि बर्फ के, अगर हम बर्फ को 0 डिग्री पर रख दें तो वो ज़्यादा नहीं ठंडा करेगा आसपास, क्योंकि अगर पानी को मैं 0 डिग्री पर ले जाऊँ तो वो आसपास के वातावरण को ठंडा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसका तापमान ज़्यादा था, वो कम हो रहा है। तो उनकी जो निकलेंगे या जो उनमें से गैसें निकलेंगी या इकट्ठा जो होंगी वो क्या करेंगे, अपने आसपास से तापमान को, आसपास के तापमान को भी कम कर देंगे। निम्नलिखित चित्र के अनुसार अवस्था परिवर्तन नामांकित कीजिए। ये 9वां वाला है, इसको आप लोग कीजिएगा, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में इसको करवा के और फिर हम लोग अगला लेसन शुरू करेंगे। हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ठीक है? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, कैसे दूसरा लेसन में पढ़ेंगे इस सवाल को करके, ठीक है? आज इतने भी रखते हैं, अगली कक्षाओं में आगे पढ़ेंगे।